नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, मेडिकल अध्यापकों के लिए है, डॉक्टर्स लोगों के लिए है, सामान्य जन के लिए है और पेशेंट्स के लिए भी है। क्योंकि ये ऑल वीडियोस आर लाइक टेकिंग यू मोर सेंसिटिव अबाउट द हेल्थ। आज का वीडियो एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो बीमारी थोड़ी सी मेरी तरफ से खतरनाक साबित होती है, जिसका नाम है फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया। हर एक व्यक्ति जानती है कि डेमेंशिया का मतलब होता है भूल जाने की शिकायत। बुढ़ापे में हर एक व्यक्ति, तुम मैं सब, भूल जाने की शिकायत थोड़ी बहुत तो होने वाली है। तो ये डेमेंशिया, हाँ, जिसको सिनाइल डेमेंशिया भी कहते हैं, इसमें से एक स्पेसिफिक प्रकार है जिसका नाम है, ये है हमारा ब्रेन का फ्रंटल पार्ट या फ्रंटल लोब। तो फ्रंटो और ये टेम्पोरल है, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया। इसका मतलब ब्रेन के ये फ्रंटल एरिया में और ये टेम्पोरल लोब के जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स है, वो पूरे के पूरे खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनकी झीज हो जाती है, वेयर एंड टेयर ज्यादा हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है। तो इसके द्वारा जो विस्मरण की शिकायत आ जाती है, इसका नाम है फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया। इस बीमारी के बारे में सविस्तर बातें करेंगे और आखिर में थोड़ा सा आयुर्वेदिक टिप्स मैं देने वाला हूं, तो कृपा करके वीडियो आखिर तक देखें। मेरा नाम है प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम मेडिकल डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, काय चिकित्सा, एंड ऑल्सो एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन, यस, आई हैव द एक्सपर्ट टीम ऑफ द डॉक्टर्स। यू कैन एनी टाइम फॉर पेड कंसल्टेशन के लिए 9226810630 पर जरूर संपर्क कर सकते हैं। ये बीमारी की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं ना, दुख हो रहा है कि मेरा एक परिवार की एक नियर एंड डेयर व्यक्ति जो है, उसको ये बीमारी हो गई थी। और वो बीमारी में हो जाने के बाद जरा मैं, क्या बोलते हैं ना, शॉक जैसे हो गया था कि कैसी ये बीमारी। ये बहुत ही दुर्लभ रोग है, लेकिन हर एक व्यक्ति में इसकी जागरूकता या जिसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन होने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अल्जाइमर डिसीज की पिक्चर है, जहां पर पूरे ब्रेन के हिस्से में कहीं ना कहीं तरी ऐसे क्या बोलते हैं ना, उसका न्यूरॉन्स, ब्रेन सेल्स वो डैमेज हो जाते हैं। फिर यहाँ पर ज्यादातर, जैसे मैंने कहा बार बार, ये फ्रंटल और टेम्पोरल के जो सेल्स है, न्यूरॉन्स है, उसकी डैमेज होने की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंटल लोब दिखाया है, देख रहे हैं ना कर्सर, फ्रंटल लोब। और ये है हमारा टेम्पो, यहाँ 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 वाला टेम्पो, दोनों बाजू में टेम्पोरल लोब, और सिर्फ ये है ना फ्रंटल लोब। तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए कि न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाने के बाद, यहाँ पर दो साइड देखिए, ये नॉर्मल वाली पिंक पिंक कलर देख रहे हैं ना, ये व्हाइट व्हाइट हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ वाला जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन खत्म, डीजनरेशन हो गया है। फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया causes part of your brain to deteriorate and shrink। धीरे धीरे उसकी झीज हो जाती है, डीजनरेशन हो जाता है, और ऐसे सिकुड़ जाते हैं। श्रिंक होना का मतलब सिकुड़ जाना। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया। फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस दैट इन्वॉल्व्स deterioration of your brain's frontal and temporal lobe। उसकी क्षति या हानि होने से यह बीमारी हो जाती है, विस्मरण की बीमारी। ऑल दोज एरियाज डेटेरियोरेट, एंड उसके द्वारा क्या हो जाता है, द पर्सन, द पेशेंट लूजेस द एबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। इसके जो कार्य होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है इस बीमारी का एफ टी डी। एफ टी डी, फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया, विस्मरण की बीमारी। लूज कंट्रोल ऑफ देयर बिहेवियर, पेशेंट जो होता है उसकी जो हलचल होती है, जीवन शैली होती है, जो आचरण होता है, उसका बहुत डेटेरियोरेशन, खराब हो जाती है। एबिलिटी टू स्पीक,
वाचा जो है ना, बोलने वाली जो बात है, वो बिल्कुल बिगड़ जाती है। अच्छी तरह से वो बोल नहीं पाता, एंड कैनॉट अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। जो हम बातें करते हैं उसके साथ, उस पर बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग में, समझ लेने में उसको दिक्कत आ जाती है उन व्यक्तियों को। मोस्ट पीपल डेवलप, ये जो बीमारी है ज्यादातर 50 से 80 साल की उम्र के लोगों को ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा अराउंड एज ऑफ 58। हाँ, इसके मतलब 50, 51, 55, इस उम्र में ये शिकायत ज्यादा हो सकती है। ये बहुत ही दुर्लभ है, रेयर डिसीज है। जैसे कि पीपल फ्रॉम 15 to 22 पीपल आउट ऑफ 1 लाख पीपल, द सफरर्स आर ओनली वेरी वेरी फ्यू। ओके, तो व्हाट आर द सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या मिलते हैं? पहले तो लॉस ऑफ इनहिबिशन। जो व्यक्ति है, पेशेंट है ना, जो भी एक्शन करती है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, तो मैं एक एक्शन करके दिखाता हूं। मैं ये जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ना, वो फ्रंटो टेम्पोरल डेमेंशिया मेरे को हो गया, तो कैसे बोलूंगा? हो जाता है। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसी तरह की बातें वो व्यक्ति करती रहती है। उसका कोई कंट्रोल नहीं होता अपनी जबान के ऊपर, अपनी खाने के ऊपर, आपकी मूवमेंट के ऊपर। दूसरी बात, जीवन की पूरी जो जीवन व्यापार है, उसकी तरफ उस पेशेंट की उदासीनता आ जाती है। वो पेशेंट को जीवन में कुछ रस नहीं रहता। क्यों मैं जी रहा हूं उसके, आप उसको बोलेंगे यार देखिए टीवी देखिए यार, ये पुस्तक पढ़ी है, इससे बातें करिए, कुछ नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता उस व्यक्ति को। लॉस ऑफ एम्पति, दूसरी की तरफ जो सहानुभूति होनी चाहिए दूसरी व्यक्ति की तरफ, वो भी चली जाती है। और कंपल्सिव बिहेवियर, उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं रहता अपने ऊपर, खुद के ऊपर, खुद की जबान के ऊपर, खुद की खाने के ऊपर, खुद की हलचल जो होती है उसके ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहता। ये दुर्दैवशात बात है। चेंजेस इन द डाइट, उसकी खाने पानी की आदत बदल जाती है। और माउथ सेंटर्ड बिहेवियर, सब यहां पर होता है। जबान में कंट्रोल नहीं, खाने में कंट्रोल नहीं। FTD, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया, विस्मरण की शिकायत। लॉस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कुछ भी दिन में जो काम होते हैं हमारे व्यक्ति के, वो काम वे व्यक्ति कर नहीं सकती अच्छी तरह से। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया में लॉस ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिशन इज व्हेन योर ब्रेन सेल्स यू नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मानिए आप FTD बीमारी हो गई, तो मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूं ना, वो कभी, ये जो सेंटेंस है, कभी स्टॉप करना चाहिए, कभी पॉज लेना चाहिए, कब तक मैंने बातें करनी चाहिए। नहीं तो मैं ये मेरा लैपटॉप चालू रखूंगा और पूरे 1-2 घंटे तक बड़बड़ 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 बातें करते रहूंगा, बातें करते रहूंगा। दैट इज FTD हो सकता है। लॉस ऑफ फिल्टर ऑफ व्हाट यू से। हाँ, वेन दिस हैपन्स, जो हम बातें करते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए मेरे को। क्या क्या अभी मैं ये आपके सामने मैं FTD का लेक्चर दे रहा हूं और मैं कुछ भी बातें करता रहूंगा? नहीं, मेरे घर में ना गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, और वो ना हम बहुत बातें करते थे, उसके साथ बातें करते। तो ये देखिए, मैं लेक्चर कौन सा दे रहा हूं और मैं बातें क्या कर रहा हूं, ठीक है ना? सो वेन FTD ऑकर्स, जो व्यक्ति है वो दूसरे के साथ बातें करते समय, जो बर्ताव है वो करते समय, कभी कभार हर्टफुल हो सकता है दूसरे व्यक्ति को, वो दुखी हो सकता है, कुछ भी से गालियां दे देगा, वो रूड हो जाता है। हाँ, और ऑफेंसिव थिंग्स भी उस पेशेंट के द्वारा हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज अ व्यक्तिमत्व, जो है वो बिल्कुल चला जाता है। आप सोचेंगे सर, ये वह व्यक्ति जिसको FTD मैंने देखा ना सर, वो व्यक्ति बहुत पूरे जीवन में ना बहुत होशियार थी, बहुत अच्छी बर्ताव करने वाली व्यक्ति थी, बहुत आध्यात्मिक थी, और कुछ चीजें अच्छी अच्छी चीजें उसके साथ, एजुकेटेड है सर, बहुत बड़े पद पे उसने काम किया है, बहुत अच्छे अच्छी नौकरी की है। फिलहाल ये जब FTD हो जाता है, तो वो पहले वाला जो उसका पर्सनैलिटी है, वो पूरा का पूरा खल्लास हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू द अदर्स, वो दूसरे के साथ बात करते समय उसका ये कंट्रोल नहीं रह पाता और कुछ भी बातें करते रहता है। कभी कभार ऐसे जिसको दूसरे व्यक्ति को थोड़ा सा कहने के लिए, बात करने के लिए, कुछ बोलने सोचने के लिए टाइम देना है, वो नहीं देती। और कुछ भी गलत गलत मतलब उसको स्पर्श करती रहती है, दूसरे व्यक्ति को स्पर्श, टच करती रहती है। और
welcome ways. So inappropriate sexual comments or sexual actions can also take place by the patient of FTD. अनैसर्गिक तरीके का जो लैंगिक बिहेवियर है, आचरण है, वो उस व्यक्ति के द्वारा हो सकता है. Impulsive actions and behavior, these are usually risky behaviors because they can engage in reckless gambling और स्पेंडिंग देयर मनी. कभी कभी जाएंगे किधर भी, कौन सा भी पैसा उस व्यक्ति को दे देंगे, दुकान में जाएंगे, खरीद कर लाएंगे तो बहुत सारा पैसा दे देंगे, कम वस्तु लाएंगे. कभी कभार क्रिमिनल बिहेवियर्स भी उसके द्वारा हो सकता है, जिसको हम शॉप लिफ्टिंग, चोरी करना, चौर कर्म, इसके एफटीडी के द्वारा हो सकता है. कंपल्सिव बिहेवियर में ये तीन घटक आप समझ लेने की कोशिश कीजिए. रिपीटेटिव मोशन, पीपल जिसको बीमारी है एफटीडी की, वो रिपीट द स्मॉल स्केल मूवमेंट्स सच एज, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे ऐसे, क्लैपिंग द हैंड्स, जो फीट है टैपिंग देयर फीट, ये सब हो सकता है जब रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो जाता है. कॉम्प्लेक्स और रिचुअल लाइक बिहेवियर्स, कंपल्सिव वॉचिंग द सेम मूवीज, एक ही जो चीज है वो बार बार करते रहना, रीडिंग द सेम बुक्स, कलेक्टिंग द टाइप्स ऑफ द सेम एटम्स, कुछ ना कुछ चीजें एकत्रित जमा करते रहेंगे. होल्डिंग एटम्स आल्सो फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. स्पीच रिपीटेशन, ये तो बहुत कॉमन है एफटीडी में. ए पर्सन विथ, जिसको बीमारी है, रिपीट द सेम साउंड, सेम वर्ड्स और सेम फ्रेजेस. जैसे कि मेरे को खाना है, खाना 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 खाना, मेरे को स्नान करना है, स्नान बात करना, नहीं नहीं नहीं, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को स्नान करना है, स्नान करना है. यही बातें दिन भर में वो करती रहेगी. इतनी बातें, इतनी बातें, इतनी बातें, अनकंट्रोल्ड. तो उसके जो साथ में रहने वाली व्यक्ति हो सकती है, पति है तो पत्नी है उसके साथ रहने वाली नॉर्मल व्यक्ति, पत्नी बीमार है तो पति नॉर्मल हो सकता है, पति पति को हो गया तो उसके जो बच्चे हैं, पत्नी नहीं है मानो कि बच्चे हैं, तो जो बाकी के जो फैमिली मेंबर्स है उनको ये बहुत तकलीफ देने वाली बीमारी है. बाकी के लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इस व्यक्ति का मैं क्या करूं. ये इतनी दफा इररिलेवेंट जो बक 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 करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है, चल 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 खाना खाएंगे, चल खाना खाएंगे, तो ये सब बातें बहुत एफटीडी में कॉमन दिखाई देती है. चेंज इन द डाइट और माउथ, ये जबान, माउथ सेंटर्ड बिहेवियर, पीपल जिसको बीमारी है इसको बोलते हैं हाइपर ओरलिटी, ओरल हाइपर, ज्यादा ज्यादा, हाइपर ओरलिटी, विच मीन्स दे विल, पेशेंट जो एफटीडी का है ना, वो ज्यादा खाएंगे. ईट द थिंग्स दैट आर नॉट इवन द फूड, ऐसी चीजें भी वो खाते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पाइका. मट्टी भी खाए, मिट्टी भी खाएंगे, उनको कुछ नहीं है, मैं समझ में नहीं आ रहा है उसको, उस व्यक्ति बीमार है. ध्यान से सुनिए, ये उसका ब्रेन का प्रॉब्लम है. तो नजदीक वाले जो नॉर्मल व्यक्ति है, पति है बीमार तो पत्नी नॉर्मल हो सकती है, पत्नी बीमार है तो पति नॉर्मल हो सकता है, बच्चे हैं उनके, तो उन्होंने, फैमिली मेंबर्स ने बहुत सिंपथेटिक, सहानुभूति का आचरण उनके साथ करना चाहिए. ये जो व्यक्ति कर रही है वो, उसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, ये अलग लोगों ने समझ लेनी चाहिए. नहीं तो लोगों को ऐसा लगता है कि उसको चुप चुप बैठो, चुप बैठो, ऐसा मत करो, तो वो नहीं चुप रह सकते, वो नहीं ठहर सकते एक जगह पर. तो ये बीमारी समझने वालों को ज्यादा समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं. पूरा कारुण्यपूर्ण उसका व्यवहार उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए. तो माउथ सेंटर्ड कंपल्सिव बिहेवियर्स, कभी कभार स्मोकिंग करती रहेगी, हाँ, फॉरेनर व्यक्ति है तो ठीक है. तो ये सब बातें, लॉस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विदाउट लूजिंग अदर एबिलिटीज. एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या मतलब, क्या होता है? एबिलिटी टू प्लान एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे को मेरे को सुबह उठना है, मेरे को कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स करने हैं, मेरे को एक्सरसाइज करना है, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को परोसना है, हमारी कुकिंग करना है, बाद में 1 बजे खाना खाना है, दोपहर का थोड़ा सा रीडिंग करना है, शाम को कुछ घूमने के लिए जा. ये पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग होता है जीवन व्यापार के, ये सब उसका नहीं कर पाती वो जो व्यक्ति है. तो ये ज्यादातर ये व्यक्ति की है ना स्मरण शक्ति, ऑल्दो द नेम इज डेमेंशिया, जो स्मरण शक्ति का विनाश होने वाला है वो शुरू में नहीं होता. शुरू में जो अभी तक जो मैंने लक्षण बताए वो शुरू में होते हैं, और आखिर आखिर में धीरे धीरे करके उसका स्मरण शक्ति का पूरा चला जाता है, स्मरण शक्ति का नाश होता है. ओके, उसको
बोलने में प्रॉब्लम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम विद द चूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा है उस व्यक्ति को। पीपल विथ ऑफन सेज दैट दे डोंट मेक द सेंस, ऐसे कुछ उच्चार वाक्य करते हैं, उसकी कोई बातें करते हैं कि जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। ये एफटीडी लोगों पूछते हैं कि सर एक दूसरे मतलब पति के साथ पत्नी रही, पति बीमार है और पत्नी उसके साथ है, नॉर्मल है वो, पत्नी बीमार है और पति नॉर्मल है उसके साथ रह रहे हैं, या बच्चे साथ रह रहे हैं, तो ये कॉन्टेजियस है क्या, मतलब एक व्यक्ति से टच से या एक व्यक्ति के साथ रहने से दूसरे को होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। दिस डिसीज इज नॉट कॉन्टेजियस। फिलहाल कभी कभार ये कुटुंब में जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटरी जैसी बीमारी हो सकती है, रन इन द फैमिलीज, तो थोड़ा सा प्रिवेंशन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ज्यादा प्रिवेंशन नहीं कर सकती है। हाउ इट इज डायग्नोज्ड, विभिन्न तरीके की कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सीटी स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, एमआरआई तो सबको मालूम है, हाँ ब्रेन का एमआरआई करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, पेट स्कैन करते हैं, कभी कभार लंबर पंक्चर, सीएसएफ फ्लूइड निकाल देते हैं, कुछ हिमोग्राम, ऐसे बेसिक लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन, ये नॉर्मल टेस्ट सब हो जाते हैं। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी भी कभी कभार करते हैं, नॉर्मली नहीं करते। लोग पूछते हैं कि सर इसकी क्या दवा पानी क्या करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्दैव वशात मैं आपको मेडिकल ट्रुथ बताने वाला हूं। कोई भी कहे फिर एफटीडी जो है वो 100% क्यूरेबल नहीं है, और डायरेक्टली ऐसी अभी कुछ दवा नहीं है कि जिसके द्वारा एक व्यक्ति कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे या मैं पूरा का पूरा रिवर्सिबल कर दूंगा, मतलब अभी जो व्यक्ति है उसको पूरा नॉर्मल कर दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ एक कर सकते कि जो प्रोग्रेस है डिसीज का, वो प्रोग्रेस थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं। जो लक्षण है, कभी कभार उसको नींद नहीं आती, कभी कभी थोड़ा सा उसको मन को शांत रखने के लिए, बकबक कम करने के लिए, रिपीटेटिव एक्शन कम करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स, हेलोपेरिडोल नाम की एक दवा होती है, ड्रॉप्स होते हैं, वो उसके मतलब उसको विदाउट एनी नोटिस यू कैन पुट इट इन द चाय के साथ, दूध के साथ हम दे सकते हैं कि थोड़ी बहुत वो व्यक्ति शांत हो जाए, ठीक है। और दूसरा और एक दुर्दैव ऐसा है, अनफॉर्चुनेटली देर इज नो 100% प्रिवेंशन। हाँ ऐसा है कि जिन व्यक्तियों को सिर को कुछ अपघात की वजह से या रोड एक्सीडेंट की वजह से कुछ ट्रॉमा हो जाता है, हाँ सिर को जब आघात होता है तो ये होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इतनी सिंपल सी बात है कि आप पूरा अपना सिर का ख्याल रखें। मतलब क्या है कि वाहन चलाते समय, स्कूटर बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना ही चाहिए, जब गिर जाए अपघात हो जाए तो हमारे हेड को प्रोटेक्ट करना, जब ऊंची ऊपर कुछ वस्तु निकालनी है तो जो उसका ओल्ड एज सीनियर सिटीजन, उन व्यक्ति ने ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, बिकॉज द कंडीशन ग्रेजुअली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू कंट्रोल योर एक्शंस एंड कम्युनिकेट। तो आगे चलकर क्या हो जाता है, ये एक व्यक्ति अपनी आप स्वयं खुद को संभालने में असमर्थ हो जाती है, उसका पूरा बोलने का और हलचल करने का तरीका कंट्रोल के बाहर निकल गया है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, मतलब स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। एफटीडी इज ए परमानेंट एंड लाइफ लॉन्ग कंडीशन, जब हो गया तो वो मानना की जरूरत है। उस व्यक्ति तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको वो बीमारी हो गई है, तो फैमिली मेंबर्स की ये जिम्मेदारी है कि ये बीमारी समझने की कोशिश की। कुछ बोलते हैं सर इसका मर जाएगा क्या व्यक्ति, तुरंत बिल्कुल नहीं मरेगा। एफटीडी जब हो जाता है तो दिस इज नॉट एट ऑल फेटल ऑफ इट्स ओन, कि उसकी वजह से डेथ हो गई ऐसा नहीं, उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिलहाल क्या हो जाता है, आखिर आखिर में जब बेकार हो जाता है ये डिसीज वर्स, पूरे ग्रेजुअली बेकार वाली चीज हो जाती है, तो डिस्फेजिया, गले की शिकायत हो जाती है, उस व्यक्ति को अन्नपान लेने में तकलीफ होती है, वो धीरे धीरे करती है कि मेरे को नहीं खाना है। वो कुछ भी चीज आप उसके सामने रखे, पहले तो बकबक खाता था, फिर अभी धीरे धीरे जब उसका डेथ नजदीक आ जाता है तो वो व्यक्ति खाना छोड़ देती है। सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, हमें लगता है कि अरे तो राइस ट्यूब डाल दे अंदर या कुछ ऑक्सीजन लगा ले, ऐसी करने की जरूरत नहीं रहती। ये व्यक्ति जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ रिवर्स आने वाली नहीं है, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट आपको देना है। जब डिस्फेजिया, गले में शिकायत आ जाती है, गिलने में तकलीफ हो जाती है, तो उसका असर ईटिंग में आ जाता है, खाने पान में, पानी पीने में तकलीफ हो जाती है, चाय पानी दूध कोई नहीं ले सकती, चम्मच से उसको देना पड़ता है धीरे धीरे करके। धीरे धीरे उसका जो बोलना वाली जो है स्पीकिंग, वो भी धीरे धीरे चला हो जाता है, आवाज बंद हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाती धीरे धीरे करके। एंड उसके बाद जब
पेशेंट एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना अनकॉन्शियस, बेशुद्ध अवस्था में चला जाता है या कोमा में चला जाता है, तो कभी भी उसका बेड सोर्स हो सकते हैं, न्यूमोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी या हृदय बंद पड़ सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन के द्वारा आखिर में ये एफटीडी वाली व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो स्टे काम एंड डोंट थिंग्स पर्सनली। उसके साथ रहने वाले व्यक्ति ने, चाहे वो पार्टनर हो, हमारी लाइफ पार्टनर हो या बच्चे हो, उन्होंने थोड़ा सा ये बीमारी को समझ के थोड़ा सा काम एंड कूल रहने की जरूरत है। एफटीडी वाला पेशेंट है, कैनॉट कंट्रोल देयर बिहेवियर्स एंड दिस मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। बाकी के लोगों को थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं ना, फॉल्स अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। कि इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस इज अ मेडिकल प्रॉब्लम एंड नॉट ए प्रॉब्लम दैट ए पर्सन विद एफटीडी कैन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि वो पर्पसफुली कुछ कर रहा है। हाँ, उसके अपने आप वो एफटीडी के कारण ये सब शिकायत है। तो आप उसको, पेशेंट को समझने की कोशिश कीजिए। द एवरेज लोग बोलते हैं कि कितने दिन ये मतलब जीवित रह सकती है। तो जब एफटीडी का डायग्नोसिस शुरुआत हो जाती है, उस पॉइंट से लेकर जब मृत्यु हो जाती है, तो करीबन उसका जो स्पैन है 7 to 8 ईयर्स में ये व्यक्ति चली जा सकती है। अभी ये कुछ लोग पूछते हैं कि सर आयुर्वेद की कुछ ऐसी ब्रेन के ऊपर काम करने वाली दवा है क्या? तो कुछ ना कुछ पैलिएटिव ट्रीटमेंट में हम दे देते हैं कि जिसमें अश्वगंधा है, टर्मेरिक है, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी, गोटुकोला, गुगुलू, ब्राह्मी घृत, अचपर नेसेसरी हम यूज करते हैं। उसके साथ पंचकर्म के जो बोलते हैं ना और अलाइड ट्रीटमेंट्स, तो उसमें पूरे शरीर को, यही वात वाली बीमारी है। हाँ, वात का वात के आयुर्वेद में वात पित्त कफ बताए हैं। तो मस्तिष्क में जब वात रुक्ष गुण बढ़ जाता है, चल गुण बढ़ जाता है, तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप हो जाता है। तो उसके लिए पूरे शरीर को न्यूट्रिशियस कुछ मसाज हम दे सकते हैं, बला तेल के द्वारा या धनवंतरम कुजम्बू तेल के द्वारा। कुछ ऑयल ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, मतलब जैसे कि ब्राह्मी घृत हो सकता है, ब्राह्मी तेल हो सकता है, यापन बस्ती, बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद में बताई है, शिरोधारा जैसी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और शाली षष्टि कपिंड स्वेद नाम की भी एक ट्रीटमेंट हम पेशेंट को कर सकते हैं। ये सब पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। इस ट्रीटमेंट के द्वारा ऐसा कभी भी आयुर्वेद वाले लोग नहीं कहना चाहिए कि 100% आई विल टेक बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इट इज नॉट पॉसिबल एज ए मेडिकल साइंस। तो कई लोग पूछते हैं कि सर ये अल्जाइमर डिसीज क्या है, और ये दोनों में कुछ साम्य है या कुछ अलग अलग है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, ज्यादा उसमें अलग नहीं है। कि जैसे फ्रंटल टेम्पोरल डिमेंशिया का मैंने बोला, फ्रंटल और टेम्पोरल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और पूरे सिम्टम्स आपको बता दिए हैं, एज भी बता दिया है, और प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेस रैपिडली हो सकता है। अल्जाइमर में जैसे मैंने बोला कि किधर भी हो सकता है, जो डिजनरेशन है, ब्रेन के सेल्स और न्यूरॉन्स डैमेज होने की शिकायत कौन से भी पार्ट में हो सकती है। वाइड स्प्रेड ब्रेन एट्रोफी हो जाती है अल्जाइमर में। ठीक है, और ये ज्यादातर मतलब ज्यादा देर से आ सकती है अल्जाइमर की बीमारी। और प्रोग्रेशन एफटीडी के बजाय ये थोड़ा सा ज्यादा स्लो है। मतलब ये मृत्यु ज्यादा देर से आ सकती है अल्जाइमर के द्वारा। मेन डिफरेंस क्या है? एफटीडी ऑफन शोज द बिहेवियर एंड लैंग्वेज चेंजेस। पहले जो बातें आती हैं, तो उसके एक्टिविटी में फर्क आता है, और बार बार बकबक करती रहती है, और इररिलेवेंट टॉक भी हो सकता है। अल्जाइमर में शुरुआत में मेमोरी लॉस ज्यादा होता है। हाँ, एफटीडी यूजुअली अर्लियर एज में आ जाता है, अल्जाइमर जरा लेट में आ जाता है। ब्रेन रीजन जैसे टेम्पोरल मैंडिबुलर नाम से पता चलता है। और दूसरे, इसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाए, तो ज्यादा पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो है, कंट्रोल करने वाली ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, करने की प्रयत्न कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी कुछ भी बीमारी आपके साथ, कुछ प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ का, तो हम पेड कंसल्टेशन करते हैं। इसके लिए 9226810630 पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कौन सी दवा लेने से पहले आप सावधान रहिए। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर करने की कृपा करें, क्योंकि ये डिजीज की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होने की बहुत ही जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।